नमस्कार, आदाब, मैं शहरी आसिर। स्वागत आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। हादसा दया हमला कैसे हुआ? 9 लोगों की जान लेने वाला नौगांव पुलिस स्टेशन ब्लास्ट, दूर तक थराई धरती। SIR और EVM को लेकर अखिलेश यादव बब्बर से OIC कहा, कब तक बकवास करते रहोगे? बिहार में चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी के पूर्व मंत्री RK सिंह पर कार्रवाई, पार्टी से निकाला गया बाहर। नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे चिराग पासवान, NDA की प्रचंड जीत के बाद CM पद की चर्चा तेज। बिहार का कौन होगा मुख्यमंत्री? JDU नेता का बड़ा बयान। बांग्लादेश में बड़ा सियासी खेल, शेख हसीना के 4 बड़े यूटर्न ने बढ़ाई हलचल। अब समाचार विस्तार से। बडगाम उपचुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की हार पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि हमें खुश होना चाहिए, इससे सीख मिलती, घबराना नहीं चाहिए। हार से सीख मिलती और जहां भी कमियां हैं हम उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। बडगाम में सेटबैक मिला कल जो PDP की वहां जीत हुई। देखिए, हमें खुशी होनी चाहिए, इससे इंसान सीखता है, घबराता नहीं है। हार से इंसान सीखता है और जहां कमियां उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बडगाम पर काफी नजरें थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में। हर चीज पे हमारी नजरें अच्छी हैं, जम्मू पे भी हमारी नजरें अच्छी थी। श्रीनगर के नौगांव पुलिस स्टेशन में देर रात हुए भीषण धमाके ने पूरे जम्मू कश्मीर को हिलाकर रख दिया है। इस विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। धमाका इतना जोरदार था कि थाना परिसर की इमारत का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। शुरुआती जांच में पता चला है कि परिसर में जब्त किया गया अमोनियम नाइट्रेट रखा था, जिसकी फॉरेंसिक टीम जांच कर रही थी। इसी के फटने की आशंका जताई जा रही है। एक ब्लास्ट हुआ है कश्मीर में पुलिस स्टेशन के अंदर, किस तरह देखते हैं ये ब्लास्ट जो हुआ है? देखिए, बहुत दुखद घटना है और मैं कहूंगा इसमें ये दर्शा रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत मिसहैंडलिंग हुई है ये इंस्पेक्शन के टाइम, क्योंकि उस टाइम पे जब ये ब्लास्ट हुआ है मैजिस्ट्रेट और बाकी जो हैं लोग जो हैं वो उसको एग्जामिन कर रहे थे। जो एक्सप्लोजिव वगैरह जो रिकवरी हुई थी वहां से, उसमें एक्सप्लोजिव भी थे, उसमें डेटोनेटर्स भी थे, उसमें टाइमर्स भी थे और उसमें आर्म्स एम्युनिशन भी था। तो इसमें लगता यही है कि कहीं ना कहीं जो है कुछ मिसहैंडलिंग हुई है। कोई डेटोनेटर वगैरह या तो वो कहीं गिर गया है या कुछ और तरीके से क्या हुआ है कि वो उसमें ब्लास्ट हुआ है, जिसकी वजह से ये ब्लास्ट हुआ है। देखिए, एक्सप्लोजिव्स का हैंडलिंग करना एक बहुत ही मैं कहूंगा टेक्निकल चीज होती है। किस तरीके से उसको हैंडल करना है, किस तरीके से उसको स्टोर करना है, कौन सी चीज किसके साथ रखनी है। डेटोनेटर जो हैं वो हमेशा अलग रखे जाते हैं, बड़े उसको ऐसे तरीके से रखे जाते हैं, ऐसे डब्बे में रखे जाते हैं ताकि उनको झटका ना लगे, क्योंकि डेटोनेटर बहुत सेंसिटिव चीज होती है उसके अंदर, और वही एक्सप्लोजन जो है वहां से शुरू होता है। टाइमर और डेटोनेटर इकट्ठे नहीं रखते, क्योंकि कोई पता नहीं टाइमर आपका कब उसके साथ अगर कनेक्टेड हो गया हो या रह गया हो तो कब उसका वो टाइमर जो है उसको डेटोनेटर को सिग्नल देगा और वो डेटोनेटर ब्लास्ट होगा और क्या वो करेगा। यही चीज के लिए आप देखिए, क्योंकि आप आर्म फोर्सेज में क्या होता है कि हर चीज जो है बड़े तरीके से रखी जाती है इसी तरीके से, इसलिए ये जो चीज हुई है बहुत ही दुखद है। और जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स हैं उसमें तकरीबन कोई 9 कहते हैं कि 8-9 लोग जो हैं उनकी क्षति हो गई है और 20-30 के करीब जो है इंजर्ड हो गए हैं और आसपास के घर भी नुकसान हो गया। इसका मतलब काफी मात्रा में जो है वो फटा है ये जो अमोनियम नाइट्रेट था। बिहार चुनाव के नतीजों पर AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने कहा है कि मैं बिहार की सीमांचल की जनता का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें भारी संख्या में वोट दिया और हमने 5 सीटों पर जीत हासिल की। हमने महागठबंधन से भी कहा था कि हमें साथ ले, जिससे धर्मनिरपेक्ष वोट बटे नहीं और हम मिलकर भाजपा को हराएंगे। महागठबंधन के नेताओं में घमंड है, जिसकी वजह से उनका सुपड़ा साफ हो गया। ये बहुत दुखद और चिंताजनक है ये कि एक पुलिस स्टेशन के अंदर जो एक्सप्लोजिव मटेरियल्स सीज किया था वो रखा गया था स्ट्रांग रूम के अंदर, और वहां पर इस तरह का ब्लास्ट होना ये बहुत दुखदायक है। और इसमें 9 लोगों की जानें चले गई, तकरीबन 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। तो हमारी संवेदना है उन जो लोगों की जानें चले गए उनके साथ, और हम चाहेंगे जो घायल है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। मगर ये जांच का विषय है कि अभी देखिए 2900 किलोग्राम के करीब इन लोगों ने ये सब जो पकड़ा था एक्सप्लोजिव मटेरियल जो बता रहे ये लोग,
उसको रखा था, तो क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए था? ये एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होते हैं। मैं क्योंकि लॉयर भी हूं, मुझे पता है कि किस तरह से एक्सप्लोजन हो सकता है। तो ये एक जांच का विषय है कि एक्सप्लोजन क्यों हुआ, किसकी गलती से हुआ, किसकी वजह से सबकी जानें चली गई। अब तो इन्वेस्टिगेशन तो कर रही है, वहां की पुलिस भी कर रही है और मिनिस्ट्री भी लगी हुई है। तो जो भी इन्वेस्टिगेशन में रिपोर्ट आए वो सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को। किसकी लापरवाही की वजह से इन लोगों की जानें चली गई, क्या था उसमें, सब चीज की इंक्वायरी होना चाहिए। देखिए, मैं यही आपको बता रहा हूं ना कि जिस चीज की वजह से भी हुआ, जो कोई भी कारण हो, उस कारण की पूरी तरह से चौकसी, इंक्वायरी करना जरूरी है। क्योंकि आप देखिए ना, 9 लोगों की जानें चले गई, तकरीबन 29 से ज्यादा लोग घायल जख्मी हुए हैं। तो क्या था, क्यों हुआ था, उसी पुलिस स्टेशन में क्यों हुआ, ये तमाम चीज जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने नौगाम पुलिस स्टेशन के पास कल रात हुए विस्फोट पर कहा कि हमारी गलती है। जो लोग इस विस्फोट को बेहतर समझते हैं, हमें पहले उनसे बात करनी चाहिए थी कि इससे कैसे निपटना है, बजाय खुद देखने के। आपने इसका नतीजा देखा, 9 लोगों की जान चली गई, वहाँ घरों को कितना नुकसान हुआ है। हम अभी दिल्ली के संकट से बाहर नहीं निकले, जहाँ हर कश्मीरी पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वो दिन कब आएगा जब वो मानेंगे कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। देखिए, पहले मैं तो ये कहूँगा कि हम लोगों की गलतियाँ हैं। जो इस चीज़ को बेहतर समझते हैं, बेहतर जानते हैं, इन एक्सप्लोसिव्स को कैसे हैंडल करना है, हमें उनसे बात करनी चाहिए थी पहले, इसके बजाय कि हम उंगलियां डालने लगें जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। उसका नतीजा आपने देख लिया। बेगुनाह 9 लोगों की जान गई और कितना नुकसान बाकी लोगों का हुआ जिनके मकान वहाँ हैं, वो नहीं देखते हैं। ये तो छोड़ दीजिए, अभी हम दिल्ली की मुसीबत से निकले ही नहीं थे, जहाँ हर कश्मीरी पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। अब कब तक हम लोगों को इसका देना पड़ेगा? कब तक? कब वो दिन आएगा जब हमको भरोसा आएगा नहीं हम लोग हिंदुस्तानी हैं? कब? और हम जिम्मेवार नहीं है इस चीज के। जो जिम्मेवार है उनसे पूछिए क्यों इन डॉक्टरों को ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों को यह रास्ता इख्तियार करना पड़ा? क्या वजह थी? इट नीड्स अ थॉरो स्टडी एंड इन्वेस्टिगेशन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की बम्पर जीत के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। एक तरफ महागठबंधन से जुड़े समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जैसे नेता अपनी हार का ठीकरा ईवीएम और एसआईआर पर फोड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता उनको नसीहत देते नजर आ रहे हैं। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने 5 सीटें जीती हैं। उन्होंने कहा है कि मैं बिहार की जनता को एमआईएम को वोट देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं उन 5 सीटों पर जीत हासिल करने वाले सभी उम्मीदवारों और पार्टी सदस्यों को इतनी मेहनत करने के लिए धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूं। हम बिहार की जनता के जनादेश को स्वीकार करते। साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसा है। अब देखिए, क्या बोलते हैं, जॉन एफ कैनेडी का एक मशहूर कोट है, विक्ट्री हैज 1000 फादर्स, डिफीट हैज नन। तो अब ये तो उनको सोचना है, मगर मैं तो इतना बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मुझे नजर आ रहा था कि ये रिजल्ट आ सकता। मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करा कि ये लोग 200 के करीब चले जाएंगे, मगर अब इनको सोचना है, अगर वो फिर कल से शुरू कर देंगे वो पुराना रिकॉर्ड, ओवैसी जिम्मेदार है, तो बहुत अच्छा है, शुक्रिया है। मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा गाना बजाओ, मगर आप देख लीजिए। और अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव अभी से कह रहे हैं कि बिहार का एसआईआर जिम्मेदार है इस कामयाबी का। ये गलत बात है। हम भी नहीं चाहते थे कि एनडीए जीते, हम पूरी कोशिश किए, आप लेने को तैयार नहीं थे, उसके बावजूद भी हम पूरी कोशिश किए। तो ये बिहार की जनता का फैसला है, उसको बड़ी इज्जत की निगाहों से हमको कबूल करना है। और अगर नीतीश कुमार को हम मुबारकबाद भी देते हैं, और अगर वो वाकई में सीमांचल और बिहार का सही विकास करना चाह रहे तो हम कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन करेंगे ताकि सीमांचल में खास तौर से इंसाफ हो सके। यूपी के अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा कि बिहार चुनाव में बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया है।
जब चुनाव की घोषणा होती और पूरे राज्य में आचार संहिता लागू होती, तब सरकार की तरफ से महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए जमा किए जाते हैं। ये लोकतंत्र और आचार संहिता का खुला उल्लंघन था और इसमें चुनाव आयोग की बहुत अहम भूमिका रही। जनता बदलाव का मन बना चुकी थी, लेकिन चुनाव आयोग का आचरण ऐसा था। SIR में लाखों वोट काटे गए, इसी वजह से ऐसा हुआ है। बिहार का चुनाव ने बड़े पैमाने पर लोकतंत्र को खरीदा गया। चुनाव की घोषणा होती है और पूरे प्रदेश में आचार संहिता लागू होती है। आचार संहिता लागू होने पर सरकार की तरफ से 10-10 हजार रुपए महिलाओं के अकाउंट में जाता है। ये लोकतंत्र के लिए और जो लोकतंत्र की जो मान्यताएं हैं, आचार संहिता की जो मान्यताएं हैं, ये सरकार द्वारा उसका खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया गया और इसमें चुनाव आयोग पूरी तरह से अहम भूमिका थी। चुनाव आयोग की अहम भूमिका थी, जिसके कारण इस तरह का नतीजा आया। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के अगले दिन यानी आज बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद RK सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। RK सिंह पिछले कुछ समय से खुले तौर पर पार्टी लाइन के खिलाफ बयान देते रहे थे, जिसके बाद आखिरकार बीजेपी हाईकमान ने सख्त कार्रवाई की है। RK सिंह ने चुनाव से पहले कई बार ऐसा बयान दिए जिससे पार्टी को असहज स्थिति में आना पड़ा। उन्होंने NDA के कई उम्मीदवारों पर सवाल उठाए। इतना ही नहीं, उन्होंने बिहार में कथित बिजली घोटाले का आरोप लगाकर नीतीश सरकार को भी निशाने पर लिया था। चुनाव के बीच इस तरह के आरोपों ने बीजेपी के लिए स्थिति और मुश्किल में बना दी थी। RK सिंह ने केवल NDA पर ही नहीं बल्कि कई बड़े नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने डिप्टी CM सम्राट चौधरी, JDU के अनंत सिंह और RJD के सूरजभान सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि ऐसे लोगों को वोट देने से अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना। उन्होंने RJD के कई उम्मीदवारों को अपराध से जुड़ा बताते हुए लोगों से अपील की थी कि वे ऐसे प्रत्याशियों को वोट न दें। इससे चुनावी माहौल को लेकर कई तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई थी। उनके इस बयानों से बीजेपी को यह डर था कि विपक्ष इससे चुनावी मुद्दा न बना ले, इसलिए पार्टी ने तब कार्रवाई करने से खुद को रोक रखा था। बिहार में आज नीतीश कुमार के घर पर हलचल मची हुई है। चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के घर पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, इसलिए LJP रामविलास पासवान का ये प्रतिनिधिमंडल उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए उनसे मिलने आया था। जो लोग LJP रामविलास और JDU के बीच भ्रम फैला रहे थे, सिर्फ झूठी अफवाह और गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश की थी। ये ऐतिहासिक जीत सभी दलों के ईमानदार समर्थन के बिना हासिल नहीं होती है। सुबह मुख्यमंत्री जी से मुलाकात का समय हुआ। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री जी से मुलाकात कर उनको विधिवत तौर पर जिस तरीके से उनके नेतृत्व में NDA गठबंधन ने चुनाव लड़ने का काम किया, उसके लिए हम सब ने मिलकर उनको बधाई दी। एक बधाई कल मैं उनको फोन के माध्यम से पहले ही दे चुका था, पर आज विधिवत तरीके से मिलकर न सिर्फ उनको हम लोगों ने बधाई देने का काम किया, बल्कि आने वाले दिनों में क्या रूपरेखा सरकार की गठबंधन की रहेगी, उस पर भी हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने सभी को चौंका दिया है। इस बार NDA ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी की है, लेकिन जीत के बाद अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। नीतीश कुमार अभी तक बतौर मुख्यमंत्री 9 बार शपथ ले चुके हैं। हालांकि नतीजों के बाद चर्चा है कि चेहरा कोई और भी हो सकता है। इस बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। अरे बहुमत तो क्या, पूरा NDA एकजुट है।
पांडव जो है हमारा पांचों वो एकजुट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और सब लोग नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़े हैं। नीतीश कुमार नेता है और नीतीश कुमार ही हमारे अगले भी मुख्यमंत्री बनेंगे। लग रहा है कि मुख्यमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। चर्चा कई तरह की अलग अलग भी चल रही है। क्या चर्चा है? चर्चों में तो हो रहा था कि महागठबंधन वो कहाँ चले गए, जनता ने उनको नकार दिया। आरजेडी से भी आपका पुराना संबंध रहा, क्या कुछ लगता है वजह की आरजेडी वहाँ सर फटोवल होना शुरू होना? आप सुन लीजिएगा। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि परिणाम बेहद अप्रत्याशित था। किसी भी एग्जिट पोल ने इस परिणाम की भविष्यवाणी नहीं की थी। इस परिणाम के पीछे क्या कारण था, ये गहन जांच का विषय है। हम सभी पहलुओं का विश्लेषण करेंगे। इस परिणाम ने हम सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। देखिए, ये तो आश्चर्यजनक रूप से ये परिणाम आए हैं। इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। किसी भी एग्जिट पोल में भी इस तरह का परिणाम नहीं दिखाया गया था। क्यों हुआ, किन कारणों से हुआ, कौन से वजह से इस तरह के परिणाम आए, समीक्षा के बाद ही पता चलेगा और नेतृत्व पार्टी का इस पर समीक्षा करेगा और कारणों का पता लगाएगा। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। अभी हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता ने जो वोट दिए थे, आखिर वो वोट कहाँ गए, ये सारे चीजों पर तो समीक्षा के बाद ही, मंथन के बाद ही कोई निष्कर्ष निकलेगा। इस पर प्रतिक्रिया दी जाएगी, हमारे नेता देंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जनता का जो मूड और मिजाज था, या तो उसे नहीं समझ पाए या अंडर करंट था, क्या था, क्यों इस तरह के परिणाम आए, इससे सब लोग अचंभित हैं। बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी अचंभित हैं। किसी ने ये कल्पना नहीं की थी। तो ठीक है, अब आगे देखा जाएगा। पार्टी के सब लोग बैठेंगे। क्या बांग्लादेश की अपदस्थ पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अचानक एक नए राजनीतिक तेवर के साथ सामने आई हैं। उनके ताज़ा इंटरव्यू में दिए गए बयान न सिर्फ ढाका की राजनीति को बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को चौंका रहे हैं। अगर 2024 में सत्ता से हटने के बाद हसीना जहां लगातार अमेरिका और पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहरा रही थी, अब वो बेहद नपातुला और संयमित रुख अपना रही हैं। अगस्त 2024 में शासन बदलने के तुरंत बाद हसीना ने दावा किया था कि उनकी सरकार अमेरिकी दखल के बाद गिरी। उनके कई मंत्रियों ने कहा था कि वाशिंगटन ने राजनीतिक अस्थिरता का रास्ता तैयार किया, लेकिन अब हसीना बिल्कुल अलग लहजे में बात कर रही हैं। हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि वे किसी एक देश को दोषी नहीं मानती। उनके अनुसार उन्हें गलत सूचनाएं देकर राजनीतिक हालात बिगाड़े गए और इस पूरी कहानी में मोहम्मद यूनुस की भूमिका ज्यादा अहम रही। यह उनके पुराने बयानों से बिल्कुल उलट रुख है। कभी यूनुस को अमेरिका का हथियार बताने वाली हसीना अब कहीं अधिक संतुलित बयान दे रही हैं। उन्होंने कहा कि यूनुस को केवल अमेरिका ही नहीं बल्कि पश्चिमी देशों का एक बड़ा नेटवर्क समर्थन देता है। साथ ही वे यह भी कहती नजर आई हैं कि उन्होंने अमेरिका से कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं की है। उनका यह रुख संकेत देता है कि वे वाशिंगटन से रिश्ते सुधारने की तैयारी में हैं। हसीना ने तख्तापलट के बाद पाकिस्तान के खिलाफ बेहद कड़े बयान दिए थे, लेकिन अब वे बहुत सीमित टिप्पणी कर रही हैं और कह रही हैं कि ढाका इस्लामाबाद के बीच राजनीतिक संबंधों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनका यह कदम स्वतः दक्षिण एशियाई भू राजनीति के लिहाज से बड़ा संकेत माना जा रहा है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।